चलो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। Any idea what is cash flow statement? स्कूल में हुआ है, अगर तुम लोगों के कुछ समझ में आया हो। हम जो इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज रिकॉर्ड करता है इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ओके राइट, दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ है उसको रिकॉर्ड करना। अच्छा, कैश इनफ्लो और आउटफ्लो जो है वो हम लोग कैश बुक में भी रिकॉर्ड करते हैं वैसे, राइट? कैश बुक में भी वी रिकॉर्ड द रिसीट्स एंड पेमेंट्स। तो कैश कहाँ से मेरे पास कैश आ रहा है या कहाँ मेरा पेमेंट्स हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, वो भी हमारे कैश बुक में रिकॉर्ड होता है। यहाँ पे डिफरेंस क्या है फिर? दिस पॉइंट इज करेक्ट, वी आर रिकॉर्डिंग, बेसिकली वी कैन से दैट वी आर एनालाइजिंग आवर कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। नाउ एक ऑर्गेनाइजेशन में जनरली the types of activities in an organization can be divided into 3 types: operating activities, investing activities, and financing activities. Operating activities, investing activities, financing activities. ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन के सारे जितने भी एक्टिविटीज हो रहे हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, अगर हम लोग उनको डिवाइड करें तो दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या है, इन्वेस्टिंग क्या है, फाइनेंसिंग क्या है, दिस वी विल बी लर्निंग इन डिटेल। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, तुम लोग सब बैलेंस शीट ऑलरेडी कर चुके हो। हम लोग बैलेंस शीट ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जनरली बैलेंस शीट कैसा रहता है एक फर्म का? लुक एट दिस बैलेंस शीट। पर्टिकुलर्स है यहाँ पे, उसके बाद 2 साल का बैलेंस शीट का इंफॉर्मेशन मेरे को यहाँ दिया हुआ है, 31 मार्च 2021 एंड 31 मार्च 2020। जब इस फॉर्मेट में बैलेंस शीट बनता है तो जनरली दी figures for 2 years are always given. This is my previous year and this is my current year. This is something that you people already know from comparative and common size balance sheet. जब हम लोगों ने comparative common size statements किया था उस वक्त we learned this कि बैलेंस शीट में हमेशा 2 साल का फिगर दिया रहेगा। एक तो इस साल का, जिस साल का हम लोग बैलेंस शीट बना रहे हैं, दिस करेंट अकाउंटिंग पीरियड, और एक लास्ट ईयर का फिगर। रीजन क्या है? क्योंकि हम लोग को जनरली कंपेयर करना रहता है ना कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस ईयर कंपनी का जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसमें क्या चेंजेस है। यू बेसिकली वांट बोथ द फिगर्स टुगेदर। हम लोगों की आंखों के सामने दोनों फिगर्स सामने हैं तो हम लोग इजीली कंपेयर कर सकते हैं, उनको और प्रॉपर्ली स्टडी किया जा सकता है। तो मेरे सामने बैलेंस शीट में दोनों ईयर का फिगर है, 2020 2021। अब एक बार के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट समझने के लिए द फर्स्ट थिंग दैट वी विल लुक हियर इज कैश एंड बैंक बैलेंसेस। कैश एंड बैंक बैलेंसेस जो आइटम है नोट्स टू अकाउंट्स में हम लोग को पता है, कैश एंड बैंक बैलेंसेस के अंडर में अगेन देयर आर सर्टेन आइटम्स। कैश एंड बैंक बैलेंसेस में जो भी आइटम्स होता है उनका डिटेल्स भी हम लोग समझेंगे। अभी के लिए देखो, 31 मार्च 2020 को व्हाट वाज द बैलेंस? कैश एंड बैंक बैलेंस हमारा क्या था? 40,000, राइट? और 31 मार्च 2021 को हमारा कैश एंड बैंक बैलेंस है 30,000। तो अगर अब हम ये दो फिगर्स को कंपेयर करें तो अकॉर्डिंग टू दिस
my cash and bank balances have increased over the year or decreased? Ma'am, decreased. Decreased, and it has decreased by 10,000. Last year या year के opening में मेरे पास cash and bank balance था 40,000 and at the end of the year मेरा cash and bank balance है 10,000. तो हम बोल सकते हैं कि net में there is a cash outflow. Net में मेरा 10,000 का cash outflow हुआ है, correct? 40 से 30 हुआ है, that means there is a net outflow of 10,000. But ये जो 10,000 का नेट आउटफ्लो हुआ है, इसको अब हम लोग पूरा एनालाइज कहाँ करेंगे? कैश फ्लो स्टेटमेंट में, कि ये जो फिगर मेरा आया 10,000 का जो ये डिक्रीज हो रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस डिक्रीज? इज दिस पॉइंट क्लियर? यहां तक समझ में आया? अब कम बैक टू दिस, जो हम लोगों ने बोला ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में अब हम लोग अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में सारे इनफ्लोज और आउटफ्लोज को डिवाइड करेंगे. मेरा ओवरऑल में क्या था वहां पे? -10,000. -10,000 मतलब मेरा कैश आउटफ्लो हुआ है. तो एक बार के लिए मेरे को क्या लग रहा है देखने में कि -10,000 होने का मतलब तो क्या हुआ कि we sometimes consider it to be negative, right? कि मेरा कैश लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस ईयर अगर कम है. बट कैश फ्लो स्टेटमेंट हेल्प्स अस टू एनालाइज द रीजन बिहाइंड इट, कि ये जो -10,000 हुआ है, दिस डज नॉट ऑलवेज मीन कि इट इज अ नेगेटिव साइन फॉर द कंपनी. ओके, तो अब डिपेंड करता है कि मेरा जो ये इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है, कौन सी एक्टिविटी में हो रहा है. ऑपरेटिंग में मेरा आउटफ्लो ज्यादा हुआ है, या इन्वेस्टिंग में ज्यादा हुआ है, या फाइनेंसिंग में ज्यादा हुआ है. उसके ऊपर बेस करके वी कैन डिसाइड कि अगर मेरा इस बार आउटफ्लो इनफ्लो से ज्यादा भी है, तो इट इज बेसिकली अ गुड साइन फॉर द कंपनी, और इट इज अ बैड साइन फॉर द कंपनी, जिसके ऊपर हम लोगों को वर्क करने की जरूरत है. तो हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट इसलिए बना रहे हैं कि हम लोग जितने भी इनफ्लोज और आउटफ्लोज हो रहे हैं, उनको हम लोग कैटेगराइज करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में. ठीक है, जितने कैश के इनफ्लो आउटफ्लो हुए हैं, इन 3 एक्टिविटीज में कैटेगराइज करेंगे. फिर हम लोग देखेंगे कि ऑपरेटिंग से मेरा नेट में इनफ्लो हुआ है, आउटफ्लो हुआ है, इन्वेस्टिंग से नेट में इनफ्लो हुआ है या आउटफ्लो हुआ है, और फाइनेंसिंग से नेट में इनफ्लो हुआ है या आउटफ्लो हुआ है. अब एकदम बिगनिंग में मैंने बोला कि कैश बुक में तो ऑलरेडी मेरे को इनफ्लो और आउटफ्लो दिख रहा है, राइट? कि कैश बुक में मुझे ऑलरेडी इनफ्लो और आउटफ्लो दिख रहा है. देन व्हाट इज द नीड फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट? कैश बुक में जो इनफ्लो और आउटफ्लो दिख रहा है, वो एकदम रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे मेरा मिक्स्ड ट्रांजैक्शंस है, राइट? कैश बुक is my book of original entry. As and when a transaction occurs, it is recorded in my cash book, right? तो उसमें तो क्या है कि मेरा ट्रांजैक्शन सारा मिक्स्ड है. जब जब कैश कुछ आया हमने रिकॉर्ड किया, जब जब कुछ पेमेंट हुआ हमने रिकॉर्ड किया. तो वहां पे मेरी सारी एक्टिविटीज मिक्स्ड है. तो कैश बुक को देख के ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का जो एक डिवीजन है, वो मेरे को तो एट अ ग्लांस नहीं मिलेगा. इज दिस पॉइंट क्लियर? कैश बुक को देख के तो हम एक बार में नहीं बता पाएंगे ना कि अच्छा इतना इनफ्लो मेरा ऑपरेटिंग का है, इतना आउटफ्लो मेरा इन्वेस्टिंग का है, इतना इनफ्लो फाइनेंसिंग का है. कैश बुक को देख के एक बार में बताना, इज इट पॉसिबल? अगर हम एक मंथ का कैश बुक दे दें और उसको देख के हम बोले बताओ अब इस कैश बुक को देख के इसमें मेरा एट अ ग्लांस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का इनफ्लो आउटफ्लो क्या है, इन्वेस्टिंग का इनफ्लो आउटफ्लो क्या है, फाइनेंसिंग का इनफ्लो आउटफ्लो क्या है, तो एट अ ग्लांस बता पाएंगे हम लोग? नहीं मैम, नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वहां पे हम लोग ऐसा कोई कैटेगराइजेशन नहीं करते. अभी तक तुम लोगों को नहीं पता है कि ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग क्या होता है एग्जैक्टली, बट ये पता है कि कैश बुक में ऐसा कोई डिवीजन नहीं था, राइट? पर अब द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू नो दिस, कि जो हम लोगों का कैश इनफ्लो आउटफ्लो हुआ है,
कौन सी एक्टिविटी में ज्यादा या कम है. So that division, that categorization is done in cash flow statement. Cash flow statement में एक section है. One section for operating activities, one section for investing activities, and one section for financing activities. तो जब कैश फ्लो स्टेटमेंट मेरा पूरा रेडी हो जा रहा है तो फिर उसको जो भी स्टडी कर रहा है, उसको जो भी देख रहा है, वो उसको देख के आराम से बता सकता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में मेरा इनफ्लो आउटफ्लो क्या हुआ है, इन्वेस्टिंग में क्या हुआ है और फाइनेंसिंग में क्या हुआ है. उसके हिसाब से आज मेरे बिजनेस का पोजीशन क्या है, कौन सा एरियाज मेरा स्ट्रॉन्ग है, कहाँ वीकनेस है, कहाँ पे हमें वर्क करने की जरूरत है. इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ तक एनी डाउट? नो. ठीक है. तो बैलेंस शीट में जैसे हम लोगों ने देखा कि लास्ट ईयर मेरा कैश एंड बैंक बैलेंसेस 40 था, इस ईयर 30 है, 10,000 रिड्यूस हुआ है. और अब ये 10,000 क्यों रिड्यूस हुआ है, कौन सी एक्टिविटीज में कम ज्यादा हुआ है, दैट वी विल डू थ्रू कैश फ्लो स्टेटमेंट. सिमिलरली किसी 2 ईयर के बैलेंस शीट में ये भी हो सकता है कि लास्ट ईयर मेरा कैश एंड बैंक बैलेंस 40,000 था और इस ईयर 60,000 है. दैट मीन्स इट हैज इंक्रीज्ड बाय 20,000. So it has increased by 20,000. उसको भी हम लोग एनालाइज करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में. और इट हैज डिक्रीज्ड बाय 10,000, उसको भी एनालाइज करेंगे हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट में. अब अगर तुम लोगों को क्लास 11 का थोड़ा सा अकाउंटिंग साइकिल अगर याद है, क्लास 11 में द फर्स्ट थिंग दैट वी लर्नड इज द अकाउंटिंग साइकिल. रिमेंबर, जिसमें क्या क्या पॉइंट्स था, स्टेप्स बताओ तो क्या था अकाउंटिंग साइकिल का? सबसे पहले रिकॉर्डिंग. दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. थोड़ा सा कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हम लोग कर रहे हैं क्लास 11 में ही हम लोगों ने एक बार अकाउंटिंग साइकिल करते वक्त ये पढ़ा था कि सी दीज आर द स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग साइकिल, जिसमें से दिस वी विल बी डूइंग इन क्लास 11 एंड दिस वी विल बी डूइंग इन क्लास 12. तो द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर अकाउंटिंग साइकिल इज रिकॉर्डिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं जर्नल, राइट? सबसे पहले कोई भी ट्रांजैक्शन होता है हम लोग उसको रिकॉर्ड करते हैं, तो जर्नल एंट्रीज. फिर रिकॉर्डिंग के बाद में था तुम्हारा क्लासिफाइंग, लेजर, है ना? रिकॉर्डिंग, जर्नल. हाँ, क्या बोल रहे हो हर्ष? नहीं, हम तो लगा पोस्टिंग होगा लेजर. यस. ओके. सो पहला होता है रिकॉर्डिंग, जो जर्नल हो गया तुम्हारा. जर्नल, कैश बुक, डे बुक्स, जो भी अलग अलग डे बुक्स हमने सारी की सारी रिकॉर्डिंग हमने कर ली. फिर क्लासिफाइंग. क्लासिफाइंग का मतलब हो गया कि जो जर्नल में हमने रिकॉर्ड किया है, नाउ दैट इज पोस्टेड इनटू योर लेजर. ठीक है. फिर नेक्स्ट स्टेप क्या था क्लासिफाइंग के बाद? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, फिर ट्रायल बैलेंस. राइट, ट्रायल बैलेंस. ठीक है. उसको हम लोग बोलते क्या है? समराइजिंग. ठीक है. समराइजिंग में मेरा आ गया ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट. हमने रिकॉर्ड किए सारे ट्रांजैक्शंस को, फिर उनको क्लासिफाई किया अलग अलग लेजर में टू फाइंड आउट द बैलेंस, एंड देन उन बैलेंसेस को यूज करके वी प्रिपेयर्ड द ट्रायल बैलेंस एंड वी फाउंड आउट द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस, कि मेरा प्रॉफिट लॉस क्या हुआ है एंड व्हाट इज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एज ऑन दिस डे. दिस इज समराइजिंग. करेक्ट? ये सब हम लोगों ने कब किया? क्लास 11 में. यस. Did we learn all this in class 11? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और उसके बाद का जो नेक्स्ट है वो है तुम्हारा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जिसके अंडर में क्या आता है एक बार बताओ तो. This is the part that we cover in class 12. Comparative, common size statements, ratio analysis and cash flow statement. ये हम क्यों बता रहे हैं तुम लोगों को? दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस. ऑफ कोर्स तुम लोगों से ये सब नहीं पूछा जाएगा, बट जब तुम लोगों ने 11 से 12 तक जो अकाउंट सीखा है,
अकाउंटिंग साइकिल के बारे में पढ़ा, उस समय वो अकाउंटिंग साइकिल शायद इतना समझ में नहीं आया हो, बट अब जब 12th में हम लोग एकदम लास्ट पार्ट में आए, नाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग साइकिल बेटर, कि एक अकाउंटिंग पीरियड जब शुरू हो रहा है, अकाउंटिंग साइकिल इज फॉर ईच अकाउंटिंग पीरियड, एक नया अकाउंटिंग पीरियड जब आज शुरू हो रहा है, जो भी ट्रांजैक्शंस हमारे हो रहे हैं उनको हम लोग रिकॉर्ड करते जाते हैं. दिस इज डन थ्रू आउट द ईयर एंड यू कीप क्लासिफाइंग इट इनटू लेजर. At the end of the year, you summarize the result of your transactions. You try to find out कि मैंने जो पूरे साल जो बिजनेस किया है उसका रिजल्ट क्या हुआ है. उसका रिजल्ट क्या हुआ है by preparing my profit and loss and balance sheet. बट बैलेंस शीट बन गया, उससे तो ये दिख गया कि मेरा बिजनेस क्या हुआ, मेरा प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ और आज के दिन मेरा फाइनेंशियल पोजीशन क्या है. उससे भी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आता है नाउ इज टू एनालाइज योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. एनालाइजिंग योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब है कि अब इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जिनको हमने प्रिपेयर किया है, योर इनकम स्टेटमेंट एंड योर बैलेंस शीट, इनको पूरा स्टडी करना. और एनालिसिस के वी हैव डिफरेंट टूल्स एंड यू पीपल हैव ऑलरेडी डन उसमें से कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज रेशियो एनालिसिस. द थर्ड टूल दैट वी विल बी डूइंग इज कैश फ्लो स्टेटमेंट. हम लोग क्या कर रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट को लेके एनालाइज कर रहे हैं कि लास्ट ईयर क्या था, इस ईयर क्या है, किस एक्टिविटी किस पर्टिकुलर चीज में क्या चेंजेस आए हैं. तो इसका पर्पस क्या है कि बिजनेस का जो रिजल्ट आ गया इज दैट इनफ, या उस रिजल्ट पे हमको वर्क करना है कि नेक्स्ट अगर बहुत अच्छा रिजल्ट आया है तो हमको उसको मेंटेन कैसे करना है. अगर कुछ कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आया है तो विच इज द प्रॉब्लम एरिया, यू ट्राई टू फाइंड दैट आउट, राइट. So this analysis thing is something that you are learning in class 12 और एकदम बहुत बेसिक में इंटरप्रिटेशन. जैसे कहीं कहीं पे हम लोगों को ये पता है ना कि रेशियो एनालिसिस में करंट रेशियो 1:1 होना इज गुड, तो इसमें तुम लोगों को एक सेंटेंस में बस लिख देना पड़ता है कि yes it is an indicator whether the company is doing good or not. शॉर्ट में इंटरप्रिटेशन है, इंटरप्रिटेशन का डिटेल्स you will be doing in higher classes. तो हम लोग जो अभी कर रहे हैं that is analysis. Analysis में cash flow statement is the one that we will be doing now. Is this clear to all of you? थोड़ा सा भी accounting cycle clear हुआ सबको एकदम? Yes, ma'am. ठीक है. तो अब हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में कि जो भी मेरा कैश इनफ्लो आउटफ्लो हुआ है उसको we will categorize into operating, investing and financing activities. Okay. ठीक है. तो अब जो फर्स्ट चीज हम लोगों को यहाँ पे समझना है, जो 3 एक्टिविटीज की हमने बात की, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. We first need to understand the meaning of these 3 types of activities. अगर ये तीनों मेरा clear है तो cash flow statement बनाना is quite easy. But first thing is कि I need to understand कि कौन सी activity operating में जाएगी, कौन सी investing में जाएगी और कौन सी financing activities में जाएगी. Okay? तो पहले लिखो operating activities. लिखो operating activities. Operating activities are the principal operating activities are the principal revenue producing activities are the principal revenue producing activities of the enterprise are the principal revenue producing activities of the enterprise and other activities that are not investing and financing. I'll explain the meaning. इसको पहले लिख लो. Now operating activities का मतलब क्या हुआ? Principal revenue producing activities. Principal revenue producing activities का मतलब है कि किसी भी organization के लिए जो भी उसका मेन प्रॉफिट अर्निंग एक्टिविटीज है,
जो भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन प्रॉफिट अर्निंग एक्टिविटीज है वो सारा उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो गया। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अल्टीमेटली काम जो कर रहा है वो कोई पर्टिकुलर गुड्स में डील कर रहा है। इट्स ईदर अ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो जिस पर्टिकुलर आइटम में वो डील कर रहा है उससे रिलेटेड मेरी जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, दोज आर ऑल क्लासिफाइड अंडर माय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जैसे कि तुम्हारा परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स हो गया, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, ठीक है। पीपल हु आर वर्किंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन, अल्टीमेटली वो लोग भी तुम्हारे जो तुम्हारा मेन एक्टिविटी है उसी में तो कहीं ना कहीं तुमको हेल्प करे। तो जो सैलरी और वेजेस हम लोग पे कर रहे हैं, दोज आर अगेन माय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओके, परचेज एंड सेल से रिलेटेड जो हुआ तुम्हारा, डेटर्स को, क्रेडिटर्स को, डेटर्स से जो हम लोगों को पेमेंट रिसीव हो रहा है, क्रेडिटर्स को जो हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। सो ऑल दीज थिंग्स जो मेरे मेन बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज है, दोज आर नोन एज माय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में देखो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, कभी कभी होता है कि इसको हम लोगों को ऑपरेटिंग लेना है या नहीं लेना है। सो अ वेरी गुड वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज टू अंडरस्टैंड योर इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज वेल। देखो यहाँ पे इसीलिए हम लोगों ने लिखा है principal revenue producing activities of the enterprise and other activities that are not investing and financing। तो अगर हमको इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग क्लियर है, तो जो एक्टिविटी को हम इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग में क्लासिफाई नहीं कर सकते वो ऑटोमेटिकली मेरे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में चला जाता है, क्योंकि इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग का क्लासिफिकेशन इज मच इजियर देन क्लासिफाइंग द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। समटाइम्स ऑपरेटिंग में कंफ्यूजन हो सकता है, बट इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एकदम क्लियर होता है। अगर वो मेरा क्लियर है तो ऑटोमेटिकली कोई भी गिवन एक्टिविटी को अगर तुम इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में कैटेगराइज नहीं कर पा रहे हो, दैट मीन्स इट्स एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ओके, तो इसीलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज समझाने से भी पहले we will try to understand the meaning of investing and financing activities. Okay, तो अब सबसे पहले चलो तुम लोग ट्राई करो, मेरे को बताओ what do you think are financing activities? We will begin with financing activities. बोलो, any idea? Like activities that involves finance, That involve, which brings money in the organization. right, involves finance or brings money into the organization, right, correct। तो जैसे एग्जांपल दो। Like issue of debentures, issue of Okay. shares, Very good। Issue Loan. of debentures, issue of shares, हाँ फिर debt, तुमने क्या बोला Debt इशू ऑफ या- शेयर्स के बाद? debt या bank loans, डेट bank loan, या बैंक लोन। ओके, ठीक है, ओके, राइट, वेरी गुड। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या हुआ? कोई भी बिजनेस जब हम लोग स्टार्ट करते हैं या बिजनेस जो मेरा चल भी रहा है, तो उसमें यू नीड कंटिन्यूअस फाइनेंस, राइट, जिसको हम लोग अगर ओन्ड बोले, ओन्ड कैपिटल, एंड समटाइम्स when the owner does not have enough money to invest in the business, तो हम लोग बाहर से बोरो कर सकते हैं, which is known as borrowed capital, right? तो बिजनेस में फाइनेंस दो टाइप का होता है, एक होता है ओन्ड कैपिटल और एक होता है बोरोड कैपिटल, समथिंग दैट यू पीपल ऑलरेडी नो। ओन्ड में, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट कंपनी अकाउंट्स हियर, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस हियर, तो ओन्ड में तुम्हारा हो गया शेयर्स और बोरोड में हो गया तुम्हारा डेट्स। डेट्स में तुम्हारा डिबेंचर्स है, बैंक लोन है, and there can be short term loans and finances also, ठीक है। shares, debentures, bank loans and other short term loans, तो ये सारी जो एक्टिविटीज हो गई, ये हो गई मेरी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बिजनेस की एक्टिविटीज को फाइनेंस करने के लिए यू नीड मनी। नाउ देयर आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ गेटिंग दिस मनी, दीज आर दो सोर्सेज। तो इनसे रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी में
अगर मेरा कैश इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है तो आई विल कॉल इट कैश इनफ्लो और आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ओके प्रतीक, तुमने जो बोला मेरे को ठीक बोला, डिबेंचर, शेयर्स, बैंक लोन एटसेट्रा। अब कोई एक जन मेरे को बताओ कि इसमें इनफ्लो क्या होगा और आउटफ्लो कब होगा? Just give me some example of inflow and outflow of under financing activities. इन एग्जाम्पल्स को देख के तुम लोग बता पाओगे? यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कैश इनफ्लो का, एंड कैश इनफ्लो डज नॉट मीन ओनली एक्चुअल कैश. इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ कैश, इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ चेक, बैंक में भी पैसा आ सकता है, एंड देयर कैन बी अदर कैश इक्विवेलेंट्स. बट जो भी है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इनफ्लो कब होगा, आउटफ्लो कब होगा, सोच के बताओ एक बार. मैम हाँ प्रतीक के अलावा एक बार लेट और कोई ट्राई करो. हर्ष, विधि. यस मैम. हाँ हर्ष बोलो, इनफ्लो आउटफ्लो. We have already done these chapters, issue of shares, issue of debentures, right? अच्छा, कैश इनफ्लो का क्या मतलब है? टेल मी, व्हाट डू यू मीन बाय कैश इनफ्लो? हम कैश मतलब लाइक ये क्या बोलते हैं, लाइक प्रीवियस ईयर 40 या 50 तो 10,000 रुपीज एक्स्ट्रा कैश इनफ्लो हुआ. नहीं, वो जो था लास्ट ईयर 50-40 था और इस ईयर 50 है जो तुम बोल रहे हो, तो ये तो मेरा 10,000 का नेट इनफ्लो है. बट एक बिजनेस का सोच के तुम देखो, क्या ये पॉसिबल है कि पूरे साल में मैम बस इंक्रीज बिजनेस इन में कैश 10,000 का इनफ्लो हुआ है? हाँ? ये तो ओवरऑल ना, ये नहीं नहीं नेट. ऑल टाइम. हाँ, ये तो नेट हुआ ना. ऐसा हो सकता है ना कि 40,000 मेरे बिगनिंग में था. तुम लोग सब एक बार ध्यान दो इस चीज पे. मेरे बिगनिंग में कैश एंड बैंक बैलेंसेस था 40,000. अब थ्रू आउट द ईयर मान लो मेरे पास 1 लाख तक का इनफ्लो हुआ है, 1 लाख तक का इनफ्लो हुआ है, एंड 90,000 का आउटफ्लो हुआ है. हो सकता है अलग अलग सोर्सेस से इन 1 लाख का इनफ्लो हुआ, 40,000 मेरे पास बिगनिंग में कैश एंड बैंक बैलेंस था, 1 लाख का इनफ्लो हुआ क्योंकि हमको कई कई जगह से पेमेंट्स वगैरह मिला, एंड आई हैव आल्सो मेड डिफरेंट पेमेंट्स, तो 90,000 का आउटफ्लो हुआ. तो अब इसको मिला के मेरा क्लोजिंग बैलेंस क्या बच रहा है? 40 बिगनिंग में था, 1 लाख का इनफ्लो हुआ, 90,000 का आउटफ्लो हुआ. तो कोई ना, मेरा क्लोजिंग बैलेंस क्या है? 10,000. हम्म 10,000. नहीं, 40 + 1, 40 मेरा ओपनिंग बैलेंस था और 1 लाख का इनफ्लो हुआ, 1,40,000 हो गया, एंड 90 का आउटफ्लो हुआ है. 50,000. 50,000 इज माय बैलेंस. तो देखो 40,000 बिगनिंग में था, 50,000 एट द एंड है. ये मेरे को यहाँ दिख रहा है, पर इसका रीजन क्या है? इसका मतलब ये तो नहीं है कि ओनली 10,000 का इनफ्लो हुआ है, पूरे साल में ना कोई आउटफ्लो हुआ है ना और कोई इनफ्लो हुआ है, ओनली 10,000 का इनफ्लो हुआ है. नहीं, रीजन इज कि ओवरऑल में 1 लाख का इनफ्लो हुआ, 90 का आउटफ्लो हुआ, तो नेट में 10,000 का इंक्रीज हुआ. इज दिस क्लियर हर्ष? यस मैम. Yes. Now my question was कि कैश इनफ्लो का मतलब क्या होता है? What do you mean by कैश इनफ्लो? कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो क्या होता है? हाँ बोलो प्रतीक. मैम जब कोई ऑर्गेनाइजेशन मनी रिसीव करता है फ्रॉम आउटसाइड देन इट इज नोन एज इनफ्लो. Right. Right. When you receive money from outside, that is cash inflow, and when you are making payments, जब ऑर्गेनाइजेशन से बाहर की तरफ पैसा जा रहा है, that is cash outflow. Is this clear? एकदम सिंपल है, कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम. तो अब जब ये इनफ्लो और आउटफ्लो क्लियर हो गया है, तब आई एम आस्किंग कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इनफ्लो का क्या मतलब है? कैश इनफ्लो कब होगा? मैम लाइक शेयर फॉर कैश
when When you you are are issuing share for हाँ, when we are when issuing shares you are for issuing cash, shares for cash. right? issue of shares for cash, हम लोगों ने already issue of shares chapter किया है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, या issue of debentures को भी अगर हम लोग देखें कि the company is issuing shares or offering shares to the public. अब जो लोग अप्लाई कर रहे हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, they are applying for a certain number of shares or debentures and they are sending application money against it. तो कंपनी के लिए कैश इनफ्लो हो रहा है ना. Yes, ma'am. जब पूरा And का bank पूरा जो over the इश्यू है, जब पूरा का पूरा इश्यू सब्सक्राइब हो गया, हम लोगों ने 10,000 शेयर्स इशू किए थे, 10,000 एप्लीकेशंस आ गए, पूरा मनी कंपनी को रिसीव हो गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वी हैव अ कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, दैट मींस 1 लाख रुपीस का एक फाइनेंस रिक्वायरमेंट था जो कि पूरा हो गया. People have subscribed for 10,000 shares, they have paid 1 lakh rupees, so the company has received a finance of 1 lakh in the form of owned capital. Is that correct? तो ये हुआ कैश इनफ्लो. डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं तब भी कैश इनफ्लो हो रहा है, शेयर्स इशू कर रहे हैं तब भी कैश इनफ्लो हो रहा है. When you take a loan from the bank, तो बैंक से भी हम लोन ले रहे हैं, तो एक लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है डेफिनेटली, क्योंकि वो लोन मेरे को फ्यूचर में रीपे करना है. बट अभी जब बैंक मेरे को लोन देगा, कंपनी को लोन जब देगा, दैट मींस बैंक विल बी इशूइंग दैट मच ऑफ मनी इन द नेम ऑफ द कंपनी, तो कंपनी के लिए कैश इनफ्लो हो रहा है. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एनी डाउट? yes, Yes, ma'am. ma'am. No, ma'am. ओके. बट जो इसमें एक पॉइंट तुमने बोला हर्ष, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, यस दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि वी हैव लर्नड इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश and issue of shares for consideration other than cash. So when you are issuing shares or debentures for consideration other than cash, तो वो उस वक्त मेरा cash inflow नहीं हो रहा है, because you are not receiving any cash or bank balances, cash or cash equivalent against it, right? You are receiving some other fixed asset. You are acquiring a business. The issue of shares and debentures for cash or receiving bank loan, all these are examples of your financing activities. हम कैश क्रेडिट भी तो हो सकते हैं.